विशाल सेल्फ स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में शुरू करने जा रहे हैं, जो है मेरा परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसकी थ्योरी को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है वो चैप्टर। तो आइए आज हम आपको उसके पूरे फॉर्मूला और थ्योरी के बारे में समझाने का प्रयास। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। तो आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है? तो हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिनती की संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? यही प्राकृतिक संख्या के में अगर शून्य को हम शामिल कर देते हैं तो यही मेरा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब उसके बाद ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब अगर कोई धनात्मक और ऋणात्मक और ये पूर्ण संख्या, अगर तीनों संख्या का यानी अगर मेल हो तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये क्या है? होल नंबर। इधर हम अगर प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। और इस जीरो के बाएं साइड की संख्या को -1, -2, -3, -4, तो यही सब संख्या मिलकर मेरा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चौथा समझेंगे, भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर, मतलब जिसे हम p/q के रूप में अगर लिख लें वही मेरा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। अर्थात जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे -3/2, 5/4, कोई भी संख्या अगर हम जिसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। आखिर भिन्न होता क्या है? तो भिन्न को आखिर बट्टा में क्यों लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक मान लीजिए बिस्किट है, अगर बिस्किट के एक भाग को हम अगर संबोधित करें तो फ्रैक्शन के द्वारा इस प्रकार से 1/4 से संबोधित किया जाता है कि ये जो है एक बिस्किट का 1/4 भाग है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय मतलब इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिसे हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 5/7, ये क्या है? तो परिमेय संख्या। और इसमें शर्त ये होती है कि p और q हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक है और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे जो है संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर में। सबसे पहला मेरा है संबरक नियम, मतलब क्लोजर लॉ। मतलब अगर मान लीजिए a और b कोई पूर्णांक है, ठीक, इसे जोड़ या घटाव करेंगे तो a भी मतलब एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो a और b क्या है? कोई पूर्णांक। ठीक है। जिसको अगर जोड़ और घटा करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जिसमें हम कोई भी मौलिक क्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग का हम प्रयोग करके देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर जोड़ को हम जांच करें कि जोड़ जो है संबरक नियम को फॉलो करता है या नहीं, तो जोड़ की जगह मान लीजिए 2 और मान लीजिए प्लस का 3 करते हैं तो क्या आता है? 5। मतलब कि ये एक क्या मिल रहा है? हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। अगर मान लीजिए 4 और यहाँ पे माइनस का 8 तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, इसका मतलब माइनस का 4 होगा। अगर किसी भी संख्याओं को अगर हम गुना करके देखें, घटाव करके, यह मतलब घटाव भी संबरक नियम को फॉलो कर रहा है। अब गुना को हम करके हम देखते हैं, जैसे 3 गुने 5 तो 5 तिया 15, ये एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। पूर्णांक मतलब या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो कोई भी शून्य अगर मिले तो ऐसे संख्या अगर पूर्णांक होता है तो हम कहेंगे कि ये संबरक नियम को फॉलो कर रहा है। इसी तरह भाग को भी करके देखेंगे, 8/2 मतलब 2 चौके 8, 4। ये सभी हमें क्या हुआ? पूर्णांक को जोड़ घटाव गुना करने के बाद हमें एक पूर्णांक ही मिला, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये संबरक नियम क्या है? क्रम विनियम। अगर किसी भी पूर्णांक को प्लस में जोड़ के उसको फिर उल्टा करके जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, अगर सेम ही चीज आता है तो हम कहेंगे उसे क्रम विनियम नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जोड़ पे जांचे
तो अगर मान लीजिए ए कोई पूर्णांक है, मान लीजिए 5, ठीक है, प्लस बी क्या है 2 है, और इसको उल्टा करके जोड़ते हैं तो ये 2 और प्लस का 5, तो हमें क्या प्राप्त होगा 5 2 7 5 2 7। तो ये क्या हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार हम घटाव पे जांच करते हैं। अगर मान लीजिए तो घटाव पे जांच करते हैं तो मान लीजिए 5 माइनस का 2 और 2 माइनस का 5, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 में से 2 गया 3 बराबर 2 में से माइनस 5 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3। तो ये मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कभी भी घटाव जो है क्रम विनिमय नियम का फॉलो नहीं करता है। उसके बाद हम देखेंगे गुना। ठीक है, तो मान लीजिए 5 गुने 2, इधर लिखेंगे 2 गुने 5, मतलब 5 दूना 10 और इधर 2 5 10, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम होता है। इसी प्रकार हम भाग में जांच करेंगे। मान लीजिए 12 गुने 2 और इधर क्या हो जाएगा 2 गुने 12, तो हम इसको अगर भाग दें, 12 को 2 से अगर भाग दें तो क्या हो जाएगा, हमें दशमलव में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 12, फिर यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो 0 और पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम 12 से इसको भाग दे सकते हैं क्योंकि अब ये 12 से ज्यादा हो गया, तो 12 इकाई 12, फिर 8, यानी कि लगभग क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव दिया तो 0 आ जाएगा, फिर 12 छक्के 72, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। यानी कि कहने का तात्पर्य देखा जाए तो यहाँ पे दशमलव में कोई भी संख्या आती है 0.16, और इधर देखो तो 2 छक्के 12। कहने का मतलब कि भाग भी कभी भी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का फॉलो सिर्फ जोड़ और गुना ही करता है। ठीक है, तो अब हम सहचार्यता एसोसिएटिव लॉ के बारे में, तात्पर्य ये है अगर कोई भी लगातार 3 को पूर्णांक को जोड़ घटाव या गुना करके देखते हैं तो क्या इसमें सहचार्यता नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जोड़ का जांच करें तो पहले एक बार ए और बी को ब्रैकेट में ले लेंगे, उसके बाद बी और सी को लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजिट लेके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4, यहाँ भी 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। तो एक बार हम ब्रैकेट कर लेते हैं 2 और 3 को, उसके बाद 3 और 4 को, उसके बाद जोड़ के देखते हैं 3 कितना हो गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया 4 बराबर ये क्या होगा 2 और 4 3 7। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ भी क्या होता है 7 2 9, मतलब ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, मतलब क्या हमेशा जोड़ में सहचार्यता नियम का फॉलो होता है। उसके बाद हम घटाव का जांच करेंगे इसी प्रकार। घटाव में देखते हैं क्या हो पाता है। मान लीजिए कोई संख्या लिए थे 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर, इसी प्रकार 1 माइनस 2 माइनस का 3। एक बार हम क्या करते हैं इसके शुरुआती भाग को ब्रैकेट कर देते हैं, इसके लास्ट वाले भाग को। अब देखते हैं जोड़ घटा के क्या दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं। तो प्लस का 1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3। फिर इधर देखते हैं तो 1 और ये माइनस प्लस का 2 और फिर माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। अब अगर इसको सॉल्व करें सही ढंग से तो माइनस 3 रुपया 1 रुपया, मतलब कर्जा 3 रुपया भी 1 रुपया, तो माइनस का 4 रुपया हो जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करके इधर माइनस 4 आ जाता है और इस साइड क्या आ जाता है प्लस का 2। तो दोनों साइड क्या हो रहा है इक्वल नहीं है, तो ये घटाव के सहचार्यता नियम को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद इसी प्रकार हम गुना को जांचेंगे। ठीक है, गुना को तो एक बार लेते हैं, मान लीजिए 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है, फिर इधर भी लेते हैं 2 गुने 3 गुने 4, और फिर ब्रैकेट में करते हैं एक बार ए और बी को, एक बार बी और सी को। अब देखते हैं 3 दूना 6, गुना का क्या बचा इधर 4, ठीक है, इधर देखें तो 2 और गुना का 4 तिया 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौके 24, इधर 12 दूना 24, मतलब कि गुना में जो है हम सहचार्यता नियम को बैठाते हैं तो दोनों साइड इक्वल रहता है। इसका मतलब ये गुना के रूल्स को फॉलो, गुना के सहचार्यता नियम को फॉलो करता है। उसके बाद इसी तरह हम भाग को जांच करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए 2 भागा 3 भागा 4 इक्वल टू 2 भागा 3 भागा 4। अब एक बार हम क्या करेंगे ए और बी को ब्रैकेट में ले लेंगे और बी और सी को ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल आता है कि चलिए सॉल्व करते हैं। 2
भागा 3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, और ये भागा के क्या हो जाएगा 4। इस साइड अगर देखा जाए तो ये 2 ऐसे ही रहने देते हैं, और 3 भागा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। तो भाग में तो किसी का सॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम गुना बदलेंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा मान लीजिए 1 क्या हो जाएगा 4। इधर देखिए तो बट्टा में कुछ नहीं, तो 1। इस साइड का क्या होता है सेम डिजिट रहता है, और इस साइड हम पलट देते हैं जब गुना में हमको चेंज करना होता है, तो ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद हम देखेंगे क्या दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। तो देखें तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मतलब 1/6 इक्वल टू, इधर अगर देखें तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो 4 2 जा 8/3। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये भाग के सहचार्यता का नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ जोड़ क्या कर रहा है सहचार्यता के नियम को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद जो गुना जो है सहचार्यता के नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सहचार्यता नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ में जो होता है जोड़ और गुना का ही नियम। अब हम योज्य तत्सम के बारे में जानेंगे, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखे हैं, जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए ये जो शून्य है ये क्या है, एक योज्य तत्समक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हम अगर मान लीजिए 8 है, अगर 8 में अगर हम 0 जोड़े तो हमें 8 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी संख्या हो जिसमें हमें क्या करते हैं 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है, वही संख्या में प्राप्त होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, योज्य तत्सम कहेंगे, ठीक है। अब गुणात्मक तत्सम क्या होता है, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो गुणनफल फिर वही संख्या प्राप्त होता है, अतः गुणात्मक तत्सम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 8 ही आएगा। कोई भी संख्या -3 है, मान लीजिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। कोई भी संख्या को अगर हम मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा गुणात्मक तत्सम कहलाता है। इसीलिए हम 1 को गुणात्मक मेरा योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखिए जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर 2 लेते हैं तो 2 में क्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें फिर जो है इसका मान 0 आ जाए। तो इसको अगर देखा जाए तो हम 2 में अगर -2 करते हैं तो 2 करके क्या हमें 0 दे देगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। फॉर एग्जाम्पल अगर -3 है तो -3 में हम क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो प्लस का 3, यही उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार मान लीजिए ले लेते हैं -8 5 तो फिर -7, तो इसको आप सब बना के देखिए, -8 क्या हो जाएगा प्लस का 8, और इधर प्लस का 5 है तो इधर -5, इधर -7 है तो इधर प्लस का 7। तो यही क्या होता है उसका योज्य प्रतिलोम। उसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणनफल प्रतिलोम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, अगर दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 है तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब हम इसको 2 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, और नीचे में 1 सभी भी संख्याओं में होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 1/-5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -5 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5/1, जहाँ पे 1 का वैल्यू नहीं होता। तो हम किसी भी संख्या को अगर डायरेक्ट मात्रा में पलट दे तो वो मेरा गुणात्मक प्रतिलोम वितरण नियम के को समझेंगे। अगर मान लीजिए a है और ब्रैकेट मान लीजिए b+c है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखा जाए तो a को b से गुना करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, a गुना b है। इसको वितरण करेंगे, फिर a के साथ c का वितरण करेंगे तो a गुना c। अब मान लीजिए किसी संख्या के अनुसार अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक कोई भी संख्या है, ठीक है, और गुना b क्या है, मान लीजिए 2 और प्लस का 3 संख्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 1 गुना का 2 और बीच में क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए 1 गुना का 3 तो ये क्या हो जाएगा,
एक गुना का 3। अब इसी फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, वितरण का नियम कहलाता है। अगर हम इसको इस संख्या में बांटते हैं, कोई भी संख्या या पूर्णांक इस हिसाब से लिखा होता है वितरण के हिसाब से, तो उसे कहेंगे कि ये वितरण नियम को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए गुना का 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इकाई 3 और फिर प्लस 3 इकाई 3। इधर भी 6 हो गया, इधर भी क्या हो गया 6 हो गया। दोनों साइड क्या होता है इक्वल आता है, मतलब इसी प्रकार के नियम को वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, इसके सभी प्रश्नों निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का उल्टा क्या होता है घटाव। कहने का मतलब अगर मेरे पास 10 रुपया है तो इसमें कितना रुपया हम घटा दे कि हमको ये क्या दे दे 0 दे दे, तो माइनस का 10। इसी प्रकार मान लीजिए हम इसकी वैल्यू को लेते हैं, अगर 5 बट्टा क्या है 9 है, इसमें हम कितना रुपया घटा दे तो क्या होगा 5 बट्टा 9। प्लस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस क्या होता है किसी भी संख्या के आगे छुपा होता है। चलिए आगे, यहाँ पे क्या है 2 बट्टा 3, तो 2 बट्टा 3 क्या है प्लस में। जब ये प्लस में आ जाएगा तो हमको इसमें माइनस में लिख देना है, -2 बट्टा 3। बड़ा ही सिंपल है। ये भी देखिए 25 बट्टा 9 क्या है प्लस में आया था, हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 25 बट्टा 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है तो इसको क्या लिखते हैं प्लस का 16। प्लस देने की कोई जरूरत है ही नहीं। माइनस का 15 बट्टा 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15 बट्टा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 है तो 0 तो हमको लाना ही होता है, तो 0 का 0 ही होगा, प्लस माइनस में देखने की जरूरत नहीं। अब देखिए माइनस माइनस कट गया तो ये क्या है एक्चुअली में ये प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 5 बट्टा 7। तो चलिए देखिए ये क्या है 13 बट्टा माइनस का 5। देखिए माइनस ऊपर हो या नीचे हो कहीं पर भी लगाओ तो इसका मतलब क्या पूरा फ्रैक्शन क्या है माइनस में। हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में, इसका मतलब लिख सकते हैं 13 बट्टा प्लस में। अब देखिए माइनस का 2 बट्टा 8, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं जो प्रतिलोम लिख सकते हैं प्लस का 2 बट्टा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को, खाली स्थान को अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे संख्या दिया है और यहाँ पे गुणन प्रतिलोम। अभी तुरंत हम बताए थे प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, यहाँ पर क्या है गुणन, गुणन प्रतिलोम समझिए। गुना मतलब गुना, गुना का उल्टा क्या होता है भागा, भाग का मतलब बट्टा। और कहने का मतलब यहाँ पे मेरा 5 रुपया है, 5 रुपया तो उल्टा क्या होगा जो हम एक काट को क्या दे दे 1 दे दे, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं इसका उल्टा भाग। 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5, और 5 5 कट जाएगा तो हमें क्या दे देगा 1। इसी को तो हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3 बट्टा 5 है, तो इसके हम ये इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा 3, तब हमें 5 5 काट के हमें क्या दे देगा 1 दे देगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्या है माइनस का 13, तो आप खुद देख सकते हैं ये क्या है माइनस का 13 बट्टा हम कुछ नहीं होता है 1, इसका उल्टा कर देंगे क्या 1 बट्टा माइनस का 13। समझ आ गई। इसका गुणन प्रतिलोम, अगर इसको सही ढंग से देखा जाए ये माइनस का 13 हो जाएगा बट्टा, अब गुना करेंगे तो 1 बट्टा माइनस का 13। कहने का मतलब ये सब काट के हमें क्या दे रहा है 1 दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है 1 बट्टा माइनस का 13। चलिए पहला आपका बना हुआ है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 बट्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 4 बट्टा 7, इसको हम भाग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा -7 बट्टा 4। अब देखिए यहाँ पे -8 बट्टा 5 बट्टा 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 बट्टा 5। ठीक है, अब माइनस लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या कट रहा है। अब देखिए -1 है, -1 का उल्टा करेंगे क्या है -1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए तो अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। बोला उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान क्या है। तो यहाँ पे उचित गुणधर्मों के प्रयोग करके हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या 4 बट्टा 3, और अगर देखिए बट्टा में यहाँ पे क्या डोमिनेटर कहीं पे 2 बट्टा 3 यहाँ पे, तो दोनों को पहले एक साइड कर लेते हैं, और ये जो है सेम से भिन्न, जैसे कि 3 बट्टा 5 यानी इसका डोमिनेटर 5, इसको हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको कितना आसानी से हल करते हैं। जैसा कि ये क्या है 4 बट्टा 3, इसके साथ हम लिख देंगे प्लस माइनस का 2 बट्टा। और उसके बाद देखिए प्लस का यहाँ पे क्या है 3 बट्टा 5, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 11 बट्टा। अब इसको आ गया, अब गौर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 बट्टा 3,
अब प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2/3, ठीक है। और इसको 3/5 और प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा माइनस का 11/5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इकाई 3 तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4 इकाई 4, 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2, ठीक है। प्लस इधर देखिए 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, तो 5 इकाई 5 तो 3 इकाई 3 माइनस 5 इकाई 5 तो 11 इकाई, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो इसमें क्या देगा 2/3 और ये देखिए प्लस है तो प्लस, ये 3 में से माइनस का 11 जाएगा तो हमें क्या देगा माइनस का आएगा 8/5। अब फिर यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो फिर प्लस और माइनस गुना होगा तो मेरा क्या हो जाएगा 2/3 और ये प्लस माइनस गुना के करके हमें क्या देगा माइनस का 8/5। अब अगर देखा जाए तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब 3 1 जा क्या बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 5 जा 15, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा 20। अब अगर इसको हम देखें तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 10 और माइनस का 24। यहाँ पे क्या होता है कि किस चीज का वैल्यू कितना है। ये अगर मान लीजिए माइनस का 24 है, इसका मतलब मान लीजिए 24 रुपया किसी के पास आपका कर्जा था और ये प्लस का 10 है, इसका मतलब 10 रुपया आपके जेब में है। तो आपके 10 रुपया जेब में है तो आप कर्जा वाला को दोगे और जब 10 रुपया इसको दे दोगे तो आप कितना रुपया बच जाएगा कर्जा तो 14 कर्जा बचा, इसीलिए माइनस लगता। कर्जा नहीं जेब में रहता तो प्लस लगता। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 14। तीसरा के दूसरा नंबर को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2/5 क्या है 5, 2/5। अब यहाँ पे क्या है गुना का -3/7, -3/7 तो 7 लिख लीजिए। देखिए माइनस का 1/6 फिर यहाँ पे क्या गुना का 3/3 फिर प्लस का क्या है 1/14 और गुना का 2/5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए कहीं पे अगर कुछ कट रहा है तो इसको कौन सा डिजिट से कौन सा डिजिट कर सकते हैं। अगर इसको देखिएगा तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं कुछ कटने वाला अगर नहीं रहा यहाँ से कर सकता है 2 इकाई तो हो सकता है। अब इसको देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -3 से गुना, एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस देगा 7 5 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 और 7 को 5 से क्या हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। अब ये देखिए हमें फ्रैक्शन में लिखा गया। अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे तो 35 4 और 35 का एलसीएम क्या हो सकता है, ठीक है। 35 4 और 35 का एलसीएम निकाल तो क्या हो सकता है 5 से लगेगा 5 7 35, 4 का 4 5 7 35, 7 से कटेगा हाँ कटेगा 7 का 7 4 का 4 7 का 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुने 7 गुने 4 तो 7 5 35 35 चौके। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 35 को 4 से, ठीक है। 5 चौक 20 के 0, 4 तिया 12 अजू 14, यानी कि हमारा इसका एलसीएम कितना आ रहा है 140। अब देखिए 35 हाथ को क्या बार पढ़ेंगे क्या है 140, तो 35 को हम 4 बार पढ़ते हैं तो 140 आता है। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके क्या हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस का 24, ठीक है। आगे अब 4 को हम कितना से भाग दें कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप 4 को भाग देंगे 140 से तो ये क्या होगा 4 या फिर होगा 2 फिर 0 4 5 कितना मरतबे यानी कि 4 35 मरतबे 140 आ जाता है। तो एक को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 35 तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 35, ठीक है। आगे उसके बाद देखा जाए तो फिर 35 का मरतबे भाग जाएगा तो 4 मरतबे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 4 ये प्लस है तो प्लस का 4। आप अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है
माइनस का 35 है, माइनस का 24। अगर मान लीजिए किसी दुकानदार से 35 रुपए का कर्जा लिया, माइनस का 24 रुपए, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? जोड़ देंगे 5 4 9 और 3 2 माइनस का 59 रुपये और ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 और बट्टा में क्या होगा 140। अब देखिए माइनस का 59 में से प्लस का 4 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 55 बट्टा का 140। अब देखिए ये कट रहा है तो काटिए, 5 से कटेगा, 5 एकाएँ 5, 5 एकाएँ 5, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 4 बचेगा, 4 पे 0 40, तो 5 8 से 40। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा माइनस का 11 बट्टा का। ठीक है, चलिए तो आपका चौथा क्वेश्चन है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो का मतलब क्या होता है? गुना। जब ये कहीं पे को देखे इसका मतलब क्या हो गया? भाग। तो ये भाग के फॉर्म में लिखा हुआ है 5/18, तो इसको हम गुना के फॉर्म में लिखेंगे क्या हो गया? 72 बट्टा माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 18 इकाई 18, 18 चौके 78, तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20 और नीचे में क्या है माइनस का 7। तो यही मेरा क्या हो गया। तो हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है इतना के रूप में कौन सा गुणधर्म है? तो आप इसको गौर से देखिएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुके हैं कि ये वितरण गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए कि यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं और गुना इसको हम मानते हैं क्या बी आ प्लस का सी। तो ये इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि ए है, ठीक है, गुना बी प्लस का सी। ठीक है, इसको हम कैसे वितरण में लिख सकते हैं? ए और बी को गुना करेंगे तो ए गुना का बी और फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर एक बार ए को सी से ए गुना सी। ये इसी फॉर्म में क्या लिखा हुआ है ए गुना बी और ए गुना सी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये वितरण नियम को फॉलो करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वितरण। ठीक है, क्या इसको हम बोलते हैं वितरकता। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए तो हम इसका छठा क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? छठा क्वेश्चन आपका है क्या -1 गुना 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमको सबसे पहले से गुना को तोड़ते हैं, 8 एकाएँ 8 आए 1 9, क्या हो जाएगा माइनस का 9/8। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हम बताए थे उसका क्या उल्टा। अगर -9/8 का उल्टा करते हैं क्या हो जाएगा 8/-9, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस का 8/9। तो ये क्या होगा? कभी भी जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। हम इसको लिख सकते हैं अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि इसका गुणनफल 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 3.1/3 गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले हम जांचेंगे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं। तो पूर्णांक तोड़ेंगे 3 या 9 है, क्या हो जाएगा 10/3। अगर आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या हो जाएगा 10 को हम डेसिमल में चेंज करके देखते हैं कि 0.3 आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे। तो बताइए 10 से ये क्या है छोटा है, कभी भी भाग जाएगा नहीं जाएगा। हम 0 और पॉइंट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब जाएगा क्योंकि 10 से ये क्या है बड़ा है, तो 10 या 30, तो ये क्या हो जाएगा 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 0.3 आ गया। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 3 गुना के 3 गुणात्मक प्रतिलोम 0.3। ऑनलाइन नियम लिखिए तो वितरण नियम की सहायता से हल करें। वितरण नियम की जैसा कि हम आप सबको समझा दिए, ए को गुना किया जाए बी प्लस सी से, ये क्या बनता है ए गुना बी, यानी ए गुना का बी और ये ए गुना का सी प्लस ए गुना का सी, ऐसा बनता है। अब देखिए ये ए है और ये बी है और ये क्या है सी। ए को हम एक बार बी से गुना करेंगे क्या होगा माइनस का 3/4 और सेम टू सेम लिखाएगा क्या गुना का 2/3 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब एक बार हम इसी ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस का 3/4 सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पे
गुना का हो जाएगा -5/6। अब अगर इसको आप हल करिएगा तो -3 गुना, पहले काट के देखिए, कट रहा है तो काट देते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और कहीं कट रहा है 3 इकाई 3, 3 गुना 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 से ये 3 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और नीचे में 2 इकाई प्लस। अब ऊपर में देखते हैं तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे 4 गुना क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 2 और 8 का लघुत्तम क्या होता है 8, तो 2 चौके 8, इसका मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस 8 है। अब हम दूसरा कुछ ही तरह से वितरण नियम में सोचते हैं। ये क्या है, ए गुना क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 5/6, गुना में क्या होगा -2/5 प्लस। अब इसी को हम क्या, ए को किससे, सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 5/6, और फिर मल्टीप्लाई 3/10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए कहीं से कुछ कट रहा है, काटिए, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यहाँ भी कटेगा 2 इकाई 2, 2 दिया 6। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ये माइनस है तो माइनस लगेगा, 3 इकाई 3, अब ये प्लस है तो प्लस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 गुना क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब 3 चौके 12, ऊपर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 इकाई 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये प्लस है तो प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 दिया 12, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इकाई, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 4 रुपया कर्जा है, 3 रुपया मेरे जेब में है, 3 रुपया कर्जा वाला को दे देंगे, इसका मतलब क्या माइनस का 1 रुपया और कर्जा बच जाएगा, बच्चा का। तो चलिए अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब से उचित नियम से मिलाना। तो हम पहले ही मिला चुके हैं, और इस सब का हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, फिर भी आप समझ सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो a + b और b + a में लिखा हुआ है, तो मतलब जोड़ है। यहाँ पे हम क्रम विनिमय में लिखाए थे, हम जोड़ को हम योग भी कहते थे, योग का क्या हो जाएगा क्रम विनिमय नियम, इसका जैसे मिला सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है, अब देखिए इसी में क्या है, गुना का क्या है क्रम विनिमय, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुना का क्रम विनिमय, यानी कि a गुना b और b गुना a में लिखा हुआ है, इसका i नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको देखा जाए, ये a + b और इसमें a + b को ब्रैकेट कर दिया है c है, यानी कि इसको योग का सहचारीय नियम है, क्या है सहचारीय किया गया है, यानी इस फॉर्म में लिखा गया है a + b + c और बराबर a + b + c। हम आपको नियम समझाए थे, एक बार a + b को ब्रैकेट करना है, एक बार b + c को ब्रैकेट करना है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है कि कोई भी पूर्णांक जोड़ने के बाद अगर कोई पूर्णांक ही प्राप्त हो, इसे हम क्या कहेंगे समवर्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है 5 गुना 1, और इसको अगर आप गौर से देखिएगा ये भी क्या है, यही सहचारी नियम की तरह इसको भी क्या किया गया लिखा गया, हम इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें गुना का प्रयोग हुआ है चूंकि हम बोल सकते हैं इसको गुना का सहचारी नियम। उसके बाद देखिए यहाँ पे -8 किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं योज्य तत्सम, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है -8/3 × 1, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही क्या होता है गुणात्मक तत्सम कहलाता है। हम बेसिक कंसेप्ट में इसको बेहतर से समझा चुके हैं। उसके बाद इसको आप गौर से देखिएगा, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये इस फॉर्म में लिखा गया है कि a को अगर हम मल्टीप्लाई करें b + c से, तो a गुने b मतलब a गुना क्या होगा b और प्लस b गुना का c, यानी इसको वितरण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वितरण में लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसका ई नंबर क्या हो जाएगा 5/3, इसको उलट के लिखते 3/5, तो हमें क्या 1 प्राप्त होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस का 7/4 है, और इसको प्लस का 7/4 अगर कर रहे हैं, हमें 0 दे रहा है, तो 0 क्या होता है यहाँ पे योज्य प्रतिलोम। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो से लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।